बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लोग टॉपिक 14.3 को डिस्कस करने वाले हैं, जो है मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी। अब इससे पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के हवाले से बात कर चुके हैं कि जब किसी कंडक्टर से करंट पास करता है तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है और एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करती है। फिर हमने देखा कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तब उस पर एक फोर्स एग्जिस्ट करती है। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी की। लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई भी प्लेन एरिया है तो और उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुज़र रही हैं। तो अब जैसे उस एरिए में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी, जितनी वो लाइंस गुजरेंगी वो उतना उसका फ्लक्स कहलाएगा। लेट्स सपोज ये एक एरिया है हमारे पास। इस एरिए के अंदर से जितनी मैग्नेटिक लाइंस गुजरेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से जितनी भी गुजर जाएंगी इस एरिया के अंदर से, वो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो असल में उस एरिए और उस मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्ट है, बी डॉट ए कह लें। अब हमें पता है एक डॉट होता है, एक क्रॉस होता है, और इसकी जगह यहाँ पर आएगा बी ए कॉस थीटा। अब ये है हमारे पास फ्लक्स, कौन सा? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अब ये तो हमें क्लियर हो गया कि ए से मुराद उस प्लेन का एरिया है और बी उसकी मैग्नेटिक फील्ड है। इनका डॉट प्रोडक्ट हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब इसको हम लिख सकते हैं कि ये बी ए कॉज ऑफ थीटा है। अब ये थीटा क्या है? ये थीटा असल में एंगल है उस प्लेन और उन फील्ड लाइंस के दरमियान, उस प्लेन और उन फील्ड लाइंस के दरमियान। अब हम यही एंगल समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर हमने फिगर्स बना रखी हैं। हमारे पास 3 तरह के केसेस हैं। एक कि जब हमारा जो प्लेन एरिया है वो किसी एंगल पर होगा उन फील्ड लाइंस के। दूसरा, जब वो एरिया उन फील्ड लाइंस के बिल्कुल सामने होगा। तीसरा, जब वो उनके सामने नहीं होगा बल्कि पैरेलल में हो जाएगा। अब देखते हैं इन केसेस को। अब लेट्स सपोज कि हम पहले इस केस की तरफ आते हैं कि जब फील्ड लाइंस के बिल्कुल सामने एक एरिया है। अब एरिया 2 तरह का होता है, इसको मैं वाज़े कर दूं। एक होता है प्लेन एरिया और एक होता है वेक्टर एरिया। अब ये हमारा एक डस्टर है, इसकी लंबाई होगी, कुछ चौड़ाई होगी। अब इनको जो हम आम तौर पर एरिया फाइंड करते हैं लेंथ इनटू विड्थ वाला, तो वो हम इस टोटल को कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि अब ये उसकी लेट्स सपोज लेंथ है, ये उसकी विड्थ है। हमने लेंथ इनटू विड्थ किया तो असल में हम ये जगह फाइंड करते हैं कि ये जगह कितनी है। इसको हम नाम देते हैं प्लेन एरिया का। और दूसरा होता है वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया में प्लेन एरिया से हमें मिलती है सिर्फ मैग्नीट्यूड और वेक्टर एरिया से उसकी डायरेक्शन भी मिलती है। अब इससे देखेंगे तो इसकी डायरेक्शन इस साइड पे होगी, इस हिस्से को देखेंगे तो इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी, यहाँ से इस साइड पे, यहाँ से इस साइड पे। 2 तरह के एरिया, एक प्लेन एरिया, दूसरा वेक्टर एरिया। जो हम लेंथ इनटू विड्थ करते हैं वो प्लेन एरिया, और वेक्टर एरिया में उसकी डायरेक्शन भी उसमें इंक्लूड होती है। तो अब हम एक केस कंसीडर कर रहे हैं जिसमें इस बुक को या इस एरिया को हमने उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बिल्कुल सामने रख दिया है। अब इस चीज़ को ज़रा देखें कि लाइंस लेट्स सपोज इस तरफ आ रही हैं, हमने बुक ऐसे रख दी, तो बुक के प्लेन एरिया और मैग्नेटिक लाइंस के दरमियान तो 90 का एंगल हो गया। ये तो हमें वाज़े है ना। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि बुक के प्लेन एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान 90 का एंगल है। लेकिन इसी बुक का जब वेक्टर एरिया निकालेंगे तो वेक्टर एरिया इस डायरेक्शन में होगा।
इसका वेक्टर एरिया इस डायरेक्शन में है। अब वेक्टर एरिया और जो मैग्नेटिक फील्ड हैं इनका एंगल बिल्कुल सेम है, तो हम अब प्लेन एंगल की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ वेक्टर एरिया की। कि लेट्स सपोज ये हमारा वो एरिया है, लाइंस इस तरफ से आ रही थी मैग्नेटिक लाइंस, तो ये पास करके आगे जा रही हैं और वेक्टर एरिया इससे आगे की डायरेक्शन शो कर रहा है। तो वेक्टर एरिया और इन मैग्नेटिक लाइंस के दरमियान एंगल कितना हुआ? 0 हुआ। क्यों? क्योंकि एक की डायरेक्शन भी इस साइड, दूसरी की डायरेक्शन भी इस साइड, तो दोनों का एंगल 0 हुआ। और अब ये जब सेकंड केस की हम बात कर रहे हैं कि एंगल उनमें 0 हुआ, तो अब हम जब पुट करेंगे तो ये है फाई बी, बी ए कॉज एंगल कितना बना? 0, और कॉज 0 कितना होता है? 1। तो फाई बी हमें उस वक्त मैक्सिमम मिलेगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स उस वक्त मैक्सिमम मिलता है जब वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों एक डायरेक्शन में हो, यानी उनका एंगल 0 हो। अब सेकंड केस कंसीडर करते हैं, ये वाला, कि लाइंस मैग्नेटिक लाइंस उसी तरह इस साइड पे फ्लो कर रही हैं और ये प्लेन अब इस तरह हमने रख दिया। अब लाइंस इस तरह कुछ नीचे कुछ ऊपर से ऐसे गुजर जाएंगी और इसका जो वेक्टर एरिया है वो ऐसे ही था ना, तो अब जब ऐसे रख दिया तो वेक्टर एरिया अब ऊपर की तरफ है और लाइंस ऐसे फ्लो कर रही हैं। तो लाइंस ऐसे, वेक्टर एरिया ऊपर, इनके दरमियान अब 90 का एंगल हो गया थर्ड केस में। थर्ड केस ये है सेकंड केस, और जो थर्ड है उसमें क्या हुआ? एंगल 90 हो गया। बी ए कॉज ऑफ 90, कॉज ऑफ 90 0, तो ये 0 हो गया। सबसे मिनिमम फ्लक्स उस वक्त होता है जब वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक लाइंस के दरमियान 90 का एंगल हो जाए। अब थर्ड केस है जब ये मतलब ना 90 पे है और ना ही 0 पे है, सेंटर में किसी भी स्टेज पर टिल्ट करके, टेढ़ा करके उसे रख देता है। जब ये ऐसा केस आएगा तो इसमें हम क्या करते हैं? हम इसके अंदर छोटे छोटे पैच बना लेते हैं, और अब जब ये पैच हम इतने छोटे बनाते हैं कि हम उसको ऐसे ही कंसीडर करते हैं कि उन फील्ड लाइंस और जो एक छोटा पैच बना है उसका जो वेक्टर एरिया होगा वो पैरेलल में होंगे। फिर उस हिसाब से उनको आपस में सम अप करेंगे, सॉल्व करेंगे और उनका जो रिजल्टेंट फ्लक्स बनेगा वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये फ्लक्स के हवाले से हमने बात किया कि जब किसी प्लेन एरिया से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कर रही हो तो बी ए उसका फ्लक्स है और कॉस थीटा के साथ। थीटा असल में उस एरिया या प्लेन का, प्लेन और मैग्नेटिक लाइंस उनके दरमियान जो एंगल है उसको थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हम बात करें इसके यूनिट की, तो टेस्ला की डेफिनेशन के लिहाज से हमें पता चल रहा है कि जो इसका यूनिट बनना है वो बी के साथ एरिया मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो हमारे पास कुछ ये बन जाएगा, न्यूटन मीटर बाय एम्पेयर, जिसको हम वेबर कहकर बुलाते हैं। WB से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर हम बात करें यहाँ पर मैग्नेटिक इंडक्शन की, यानी B की, तो क्या होगा कि B इज इक्वल टू फाई बी बाय ए, फाई ओवर ए के। तो अब इसको जो हमारे पास अब निकला है फाई ओवर ए, इसको हम नाम देते हैं फ्लक्स डेंसिटी का। फ्लक्स डेंसिटी कैसे है वो भी देखते हैं कि अगर फ्लक्स डेंसिटी अब क्या हो गई, ये हो गई मैग्नेटिक फ्लक्स पर एरिया, कि एक सर्टन एरिया से कितना फ्लक्स गुज़र रहा है। उस सर्टन एरिया पर जितना फ्लक्स होगा वो असल में उसकी डेंसिटी होती है। एक सर्टन एरिया पर जितना फ्लक्स है, फ्लक्स पर एरिया, तो उसको हम नाम देते हैं फ्लक्स डेंसिटी का। एक सर्टन एरिया से कितना फ्लक्स है तो वो उसकी फ्लक्स डेंसिटी है। तो इसका यूनिट था वेबर और बटा में अब आ गया एरिया, एरिया का यूनिट हुआ मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ
इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको जब सॉल्व करेंगे वेबर को पुट करेंगे तो ये बनेगा न्यूटन बाय एम्पेयर मीटर यानी टेस्ला, तो ये इसके इक्वल होगा। तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें हमने बात की है फ्लक्स की कि फ्लक्स बी ए के इक्वल है, कॉस थीटा है, थीटा उसके वेक्टर एरिया उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान में है। 3 केसेस पढ़े कि जब वेक्टर एरिया ऐसे और उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन एक हो जाए, एंगल 0, तब मैक्सिमम है, और जब वेक्टर एरिया और फील्ड लाइंस के दरमियान एंगल 90 का हो जाए तब मिनिमम है, 0 है। और इसके अलावा थर्ड केस जब किसी और एंगल पर होगा तो उसके छोटे पैच बनाएंगे, उसके बाद उसे कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद बात की मैग्नेटिक इंडक्शन की, फ्लक्स पर एरिया के एक सर्टेन एरिया से जितना फ्लक्स है वो असल में फ्लक्स डेंसिटी है, तो उसका यूनिट हमारे पास ये बना टेस्ला। तो इस तरह ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।